हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ग्राफ्स का पता कैसे लगाते हैं कि वो कैसे बढ़ता है और कैसे गिरता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज की हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स में, वो भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जो आपके दोस्त वगैरह उनका एग्जाम हो सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले तो समझते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। देखो अब तक हम जो करते आए हैं ना, y डैश या फिर f डेरिवेटिव x या फिर मैं बोलूं dy बाई dx, इन सबको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि किसी भी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ जाए एक से फालतू बार डेरिवेटिव करने की, तो हम हेल्प लेते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन की, उसी को हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि हो सकता है y डबल डैश निकालना हो, एक ही नाम है, ये सारे एक ही नाम है। ऐसे ही f डबल डेरिवेटिव x ही बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो d2y अपॉन dx2। ऐसे ही अगर आपको तीन बार डेरिवेटिव करना है, यानी कि ट्रिपल ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है, तो y डबल डैश का हो जाएगा y ट्रिपल डैश f ट्रिपल डेरिवेटिव x, और यहां पर हो जाएगा d क्यूब y अपॉन में dx क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव काम करता है। अब समझते हैं फंक्शंस के ग्राफ को कि कैसे वो किस किस रेट से बढ़ सकते हैं। देखो तीन तरीके के होते हैं वैसे तो, पहले मैंने दो ही की बात की है जिसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से। जैसे यहां पे देखो, इफ फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx जीरो से बड़ा है, अगर हमारा dy बाई dx जीरो से बड़ा आ गया, इसका मतलब ग्राफ बढ़ेगा। ये तो निश्चित है कि ग्राफ हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। पर किस रेट से बढ़ेगा उसको समझते हैं। ग्राफ को बढ़ाने के ठीक है तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाना, एक होता है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ाना, और एक होता है कांस्टेंट रेट से बढ़ाना। अब ऐसे इस ग्राफ में देखो, ये ग्राफ बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से। अब ये बात भैया इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं नंबरों के माध्यम से। अगर मैं कुछ नंबरों के एग्जांपल लूं, जैसे मैंने कुछ नंबर लिखे 2, 4, 8, 16, ठीक है, 30, 50, अगर मैं इनको देखूं, अब ध्यान से समझना एक बात को, ये नंबर बढ़ तो रहे हैं ना, लगातार बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बढ़ा 2 से, फिर बढ़ रहा है 4 से, फिर बढ़ गया 8 से, फिर बढ़ गया 14 से, फिर बढ़ गया 20 से। तो ये नंबर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन किस रेट से बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस रेट से ये बढ़ रहे हैं ना, वो रेट भी बढ़ रहा है। पहले बढ़ा सिर्फ 2 से बढ़ा, फिर बढ़ गया 4 से, फिर बढ़ गया 8 से, फिर बढ़ गया 14 से, फिर बढ़ गया 20 से। क्या रेट नहीं बढ़ रहा? इसको हम बोलते हैं किसी भी चीज का इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। ऐसे ही ग्राफ भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। ग्राफ बढ़ तो रहा है पर किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। पता कैसे लगेगा? पहली बात dy बाई dx जीरो से बढ़ाना चाहिए, तभी ग्राफ बढ़ेगा। दूसरी बात d2 बाई dx2 यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जीरो से बड़ा आना जरूरी है अगर ग्राफ को इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाना है, तो मतलब ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हाँ अगर देखते हैं हम अगला पार्ट इसका, तो अगले पार्ट में क्या है कि ग्राफ डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा। जैसे मान लो कि मैं ग्राफ लूं, यहां पे मैंने लिया 2, फिर हो गया 50, फिर हुआ ये क्या नाम है 40, ठीक है, एक मिनट, फिर ये 50 हो गया, 50 के बाद कितना हो गया, ये नंबर बड़े लेने पड़ेंगे ना, 80, फिर ये हो गया हमारा 100, फिर ये हो गया हमारा 110, ये नंबर ले लिया मैंने। अब थोड़ा सा इनका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। पहले क्या हुआ, 2 से सीधा 50 हो गया, कितने से बढ़ा, 48 से, फिर 50 से 80 कितने से बढ़ा, 30 से, फिर 80 से 100 कितने से बढ़ा, 20 से, फिर 100 से 100 कितने से बढ़ा, 10 से। बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, बार बार घटता चला जा रहा है बढ़ने में भी, है ना। बढ़ तो लगातार रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ना। रेट सेम नहीं है, अगर सेम रेट से बढ़ता तो और तेजी से बड़े बड़े नंबर आते, लेकिन 2 से 50 हुआ, फिर 50 से 80, 80 से 100, फिर 100 से 110, यानी कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना, जब ग्राफ इस तरीके का बने। ठीक है, अब ये कब होगा, देखो dy बाई dx जीरो से बढ़ाएगा क्योंकि ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन d2 बाई dx लेस देन जीरो आना चाहिए।
d2/dx2 लेस देन 0 आना चाहिए ग्राफ को डिक्रीजिंग रेट से बढ़ाने के लिए। ठीक है, अरे एक होता है कांस्टेंट रेट से बढ़ना, जैसे मैं एग्जांपल दूं 2 4 6 8 10 बढ़ रहा है, लेकिन दो से सिर्फ दो आ गया है सारे नंबरों के बीच में। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ बढ़ तो रहा है बट एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। और अपने बच्चों ने पढ़ा भी था, इसी का नाम था एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास के में से पढ़ा होगा, भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर मैंने याद दिला दिया है। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब समझते हैं सेकंड पार्ट को। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, यानी ग्राफ का इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, दोनों हमने समझ लिया है। अब समझते हैं डिक्रीजिंग को। तो डिक्रीजिंग में साफ सीधी बात है, इंक्रीजिंग करने के लिए dy/dx दोनों केस में 0 से बढ़ाना चाहिए था, यहाँ पे 0 से कम आएगा, अभी दोनों केस में डिक्रीज कर रहा है, तो 0 से कम हो गया, 0 से कम हो गया। तो अगर हमारा d2y/dx2 0 से बड़ा आया तो वहां पे क्या हुआ था, ग्राफ बढ़ रहा था इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, यहाँ पे डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, घट तो रहा है लेकिन और तेजी से घट रहा है। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल दूं कि पहले 100 था, फिर 96 हो गया, नहीं पहले 100 था, फिर 50 हो गया, फिर 40, थोड़ा सा और घटाते हैं 30, फिर 20, ऐसे कि घट तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से घट रहा है। पहले 50 से घट गया, फिर 20 से घटा सिर्फ, फिर 10 से घटा सिर्फ। इसे बोलते हैं कि ग्राफ गिर तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से गिर रहा है। तो देखो ये रहा डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। ये क्या दिखा दिया मैंने, अच्छा ये नीचे है ना, या तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, ये हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट का। और लास्ट केस भाई देखो dy/dx छोटा मिलेगा, छोटा क्यों मिलेगा, क्योंकि ग्राफ गिर रहा है। और यहां पे हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट कब होगा, जब यहाँ पे सेकंड केस मैंने लिखा नहीं है, एंड यहाँ पे लिखना भी था, वहां पे लिख लेना भाई, d2y/dx2 0 से छोटा आना चाहिए। अगर ऐसा होता है, मतलब ये भी हो और ये भी हो, तब हमारा कर्व जो होगा वो डिक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, लगातार और तेजी से गिरेगा। जैसे मान लो 100 था, फिर 90 हो गया, फिर सीधा 70 हो गया, फिर सीधा 40 हो गया। इसे बोलते हैं डिक्रीज तो करा, देखो पहले 10 से डिक्रीज किया, फिर 20 से डिक्रीज हो गया, फिर 30 से डिक्रीज हो गया, डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। तो ये 4 टाइप के हमारे फंक्शन थे। और सेकंड और डेरिवेटिव बताता है कि कैसे ग्राफ किस रेट से बढ़ रहा है, फिर किस रेट से गिर रहा है। ठीक है, और एक होता है कांस्टेंट रेट से घटना, वो भी इजी है। अगर बताना चाहूं तो 100, 98, 96, 94, 92, इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, कि ग्राफ गिर तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से गिर रहा है। तो मैंने सिर्फ नंबर्स की हेल्प ली आपको ये समझाने के लिए कि इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है। वैसे समझना आपको ग्राफ सही था, तो टॉपिक हमारा क्लियर हो गया ये वाला। अब इसके अलावा एक चीज और हम समझने की कोशिश करेंगे, वो क्या कि क्या नाम है, मैक्सिमा मिनिमा करते वक्त सेकंड और डेरिवेटिव हमारी कैसे हेल्प करता है। वैसे बाकी हमने कंसेप्ट पर बात कर ली थी मैक्सिमा मिनिमा के, वहां पे हमने इस चीज को डीप में समझ लिया था, फिर भी इस टॉपिक में है ये वाला कंसेप्ट में एक बार फिर बता देता हूं। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है, देखो आपको मैक्सिमा निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते थे, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर जो भी डेरिवेटिव आया 0 के बराबर रखते थे, ताकि आप क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि टर्निंग पॉइंट्स निकाल सको। ठीक है, अब उन्हीं टर्निंग पॉइंट में से किसी पे मैक्सिमा है, किसी पे मिनिमा, यानी कि हम पहले करते थे dy/dx 0 के बराबर। और अगर हमें मैक्सिमा दिखाना है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी हाल में 0 से छोटा आना चाहिए, यानी कि नेगेटिव आना चाहिए, तभी वो मैक्सिमा होगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमा बिल्कुल नहीं बना सकता। ठीक है, अब इसके बाद अगर आगे बात करूं मैं, ऐसे ही अगर मिनिमा दिखाना है तो dy/dx सबसे पहले आप करोगे, किसी फंक्शन का 0 का रख दोगे, ठीक है, यहां से आएगा आपका टर्निंग पॉइंट, फिर आपका जो d2y/dx2 है, d2y/dx2 है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए, तब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव आया सेकंड और डेरिवेटिव का आंसर तो फंक्शन मिनिमा बनाएगा, अगर नेगेटिव आया तब फंक्शन क्या बनाएगा, मैक्सिमम बनाएगा। और फिर जो क्रिटिकल पॉइंट आया उसको अगर आप फंक्शन में वापस रख दोगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू, और अगर मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू आपके सामने मौजूद हो जाएगी। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था। और अगर कई बच्चे पूछते हैं कि भैया अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही 0 हो गया तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में वो हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। उम्मीद है टॉपिक क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के भी। तो हमने समझा यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमारी ग्राफ रीड करने में कैसे हेल्प करता है, और मैक्सिमम मिनिमा में
कैसे हेल्प करता है, क्या कंडीशंस होती हैं इनके मैक्सिमा मिनिमा को प्रूफ करने के। आने वाली वीडियोस में हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस सीरीज के, तो उसके लिए वेट करते रहना। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर। और भाई आप लोग एग्जाम बहुत ज्यादा करीब हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहे और ध्यान से तैयारी करें अपने एग्जाम्स को लेके, और सिलेबस की टेंशन ना लें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितनी ज्यादा कंटेंट मैं अपलोड कर सकता हूं अपनी तरफ से उतना बेस्ट दूं, ठीक है। तो और आप लोग अपना बेस्ट देना वीडियोस को शेयर करने में, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।